हेलो एवरीवन, बेटा हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। और इस टॉपिक में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं कि किस तरीके से जीनोम सीक्वेंसिंग होती है। मैं पूरी डिटेल पढ़ाऊंगा और ये ऑलरेडी बेटा लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था, तो ये मैं आपको सेंड कर रहा हूं क्योंकि अब आपका सेशन स्टार्ट होने वाला है। मीन्स अब आपके बैच में मैं रिवीजन स्टार्ट करने वाला हूं। रिवीजन और आगे का टॉपिक मैं कुछ इस तरीके से प्लान करने वाला हूं कि आपको मैं मतलब बेसिकली कैसे कराऊंगा कि आपका एक नॉर्मल कोर्स पैरेलल रन करेंगे और आपको एक्स्ट्रा टाइम देके रिवीजन हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इनके दो रिकॉर्डेड लेक्चर देखकर टॉपिक को प्रिपेयर करेंगे और फिर हम इनका कंबाइन एक डाउट सेशन रखेंगे जिसमें आप सारे डाउट पूछ लेंगे दोनों टॉपिक के। और फिर हम जो हमारी प्रायोरिटी रहेगी रिवाइज करने की, सबसे पहले हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस को रिवाइज करेंगे जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया हुआ है आपको, और उसके साथ फिर मॉलिक्यूलर बेसिस को भी रिवाइज करना है। ये दो चैप्टर काफी ज्यादा वेटेज रखेंगे जब आपके एग्जाम्स आने वाले हैं, कुछ बच्चों के स्कूल के या स्टेट बोर्ड के अगर फाइनल्स होंगे तो वहां पर। तो बिल्कुल आपने घबराना नहीं है। हमने अब क्या करना है, एक नॉर्मल सिलेबस कराते हुए पैरेलल में रिवीजन रन करनी है। एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत होगी मैं कराऊंगा, उसके साथ साथ कुछ टॉपिक 11th के भी होंगे। तो आपने बिल्कुल एकदम मेरे साथ बने रहना है और साथ के साथ चीजों को करना है। तो स्टार्ट करेंगे हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को, तो उसे आपने बढ़िया से देखकर एनसीईआरटी रीड करनी है और फिर अपने डाउट्स को लिख के रख लेना है, जिसे हम इकट्ठा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग दोनों में हम लोग डील कर लेंगे बेटा। ठीक है बेटा, ठीक है, चलिए स्टार्ट कर। हेलो एवरीवन, बेटा हम लोग एक सेपरेट टॉपिक पढ़ रहे हैं, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का ये पार्ट है और इसे एज अ सेपरेट टॉपिक डील कर रहे हैं ताकि सारे बेसिक मैं आपको प्रॉपरली समझा सकूं। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को हम एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये कहते हैं कि बेटा हर एक सेल जो है, हर एक सेल में बहुत सारे टाइप की प्रोटीन्स बनती हैं। ये जो सारे टाइप की प्रोटीन्स बनती हैं इनको कौन गाइड करता है, डीएनए सीक्वेंस। तो बेसिक ये है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का कि हमारे पास हर एक सेल में जो डीएनए है उसमें एक प्रॉपर डीएनए का सीक्वेंस प्रेजेंट है और ये सीक्वेंस दो ह्यूमन के दो सेल्स जो होंगे उनमें एग्जैक्टली सेम होगा। बट दो ह्यूमन में ये सीक्वेंस अलग हो सकता है। पर क्या 100% अलग है, क्या कितना अलग है, मतलब हम ये जानना चाह रहे हैं। तो इसको लेकर एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ जिसमें हमने पूरे ह्यूमन के डीएनए को क्या किया, सीक्वेंस किया। और ये एक सिंगल मतलब डीएनए को हमने सीक्वेंस किया और वो हैप्लॉइड सेल का डीएनए था बेटा। इसका मतलब 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर का डीएनए था जिसको हमने सीक्वेंस किया और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। हुआ ये था बेटा कि 1980s के बाद हमारे पास बायोटेक में काफी ज्यादा एडवांसमेंट हो चुकी थी। हुआ ये कि उस समय हमारे पास जीन क्लोनिंग, हमारे पास डीएनए सीक्वेंसिंग और हमारे पास पीसीआर, ये सारे मेथड काफी ज्यादा डेवलप कर चुके थे। तो 1990s में हमने एक एम्बिशियस प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, जिसमें हमने एक टास्क लिया कि क्यों ना पूरे ह्यूमन के, किसी भी एक ह्यूमन के टोटल जीनोम की सीक्वेंसिंग की जाए। और वो हमने हैप्लॉइड सेल का लिया था, इसलिए 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर को सीक्वेंस किया। तो एक बार जरा बेसिक लिखते हैं, क्या है इस प्रोजेक्ट का बेसिक। तो बेसिक ये है बेटा, बेसिक पॉइंट ये है कि हमारे पास जो डीएनए है, डीएनए में एक सीक्वेंस है। डीएनए में हमारे पास क्या है, एक सीक्वेंस है। ये जो सीक्वेंस है डीएनए में, ये एक तरीके का बेटा फिक्स सीक्वेंस है। ध्यान से सुने, हमारे पास डीएनए है, डीएनए में हमारे पास एक सीक्वेंस है। ये जो सीक्वेंस है ये कोड करता है किसके लिए, कोड फॉर प्रोटीन। इसमें प्रोटीन बनाने के लिए हमारे पास कोड होता है, मतलब इंफॉर्मेशन होती है। क्लियर। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डीएनए का हमारे पास, डीएनए में न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है जिसमें हमारे पास एक तरह की फिक्स इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। एक तरह की क्या प्रेजेंट है, फिक्स इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। ये चीज हम समझ रहे हैं, एक तरीके की फिक्स इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रेजेंट है। तो बेसिक ये है कि ये डीएनए सीक्वेंस है जो कोड कर रहा है प्रोटीन के लिए। ये इसमें डीएनए न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है और एक तरीके से हमारे पास फिक्स इंफॉर्मेशन, एक तरीके से हमारे पास क्या है, फिक्स इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। क्या प्रेजेंट होती है बेटा, फिक्स इंफॉर्मेशन हमारे पास प्रेजेंट होती है। ये चीज समझ में आ रही है बेटा, ये चीज क्लियर है। ठीक है, हमने क्या किया,
हमने क्या किया, वी स्टार्टेड अ एम्बिशियस प्रोजेक्ट, वी स्टार्टेड अ प्रोजेक्ट इन 1990, है ना, ये ईयर है 1990, टू टेक अप टास्क ऑफ सीक्वेंसिंग होल जीनोम। जब आप जीनोम की बात करते हो तो आप बेसिकली हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम की बात कर रहे हो, तो पूरे के पूरे जीनोम को सीक्वेंस करने का टास्क लिया गया, पूरे के पूरे जीनोम को सीक्वेंस करने का टास्क लिया गया। और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट था जहां पर डीएनए को सीक्वेंस किया गया, पूरा का पूरा डीएनए क्या है एग्जैक्टली सीक्वेंस किया गया, और उन सीक्वेंस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन और आई। और ये पॉसिबल क्यों हुआ दिस प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट क्यों पॉसिबल हुआ, किस वजह से पॉसिबल हुआ, वॉज पॉसिबल क्योंकि हमारे पास एडवांसमेंट हो चुकी थी बायोटेक में, एडवांसमेंट अकर्ड इन बायोटेक, जिसने सपोर्ट किया बायोटेक में, जैसे कि जीन क्लोनिंग, है ना, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, जीन क्लोनिंग, ये सब कुछ ऐसा था जिसने, क्लोनिंग वेक्टर, ये सब कुछ ऐसा था जिसने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को क्या किया, सपोर्ट किया। अब सुनिए मेरी बात, जब हम किसी प्रोजेक्ट को लेते हैं, तो हम ये कह रहे हैं यार ये एक मेगा प्रोजेक्ट है। जब मैं बात करता हूं मेगा प्रोजेक्ट की, इसका मतलब बड़ा प्रोजेक्ट है। तो कोई भी प्रोजेक्ट बड़ा कब पता चलता है, आप बताइए मुझे, कोई भी प्रोजेक्ट, इसे मैं कहता हूं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज अ मेगा प्रोजेक्ट। क्या है, ये एक मेगा प्रोजेक्ट है। तो हमारे पास, हमने कहा ये मेगा प्रोजेक्ट है, ये हमारे पास क्या है, मेगा प्रोजेक्ट है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है। तो कोई भी प्रोजेक्ट हमारे पास एक मेगा प्रोजेक्ट कब कहलाता है, आप बहुत ध्यान से सोचिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये। कोई भी प्रोजेक्ट अब मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहलाता है, क्योंकि, समझना मेरी बात, कोई भी प्रोजेक्ट एक मेगा प्रोजेक्ट क्यों कहलाता है, पहला, उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगा। तो मेगा प्रोजेक्ट था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, फर्स्ट वाज टाइम काफी लगा। तो हमने इसको स्टार्ट किया 1990 में, ये स्टार्ट हुआ है, और जो ईयर ऑफ कंप्लीशन है वो हम 2003 मानते हैं इसका ईयर ऑफ कंप्लीशन। जबकि एक कुछ क्रोमोसोम हमारे पास क्या था बेटा, क्रोमोसोम 1 जिसपे सबसे ज्यादा जीन होती हैं, उसका कंप्लीशन लगभग 2006 में हुआ। पर हम ये मान लेते हैं कि 2003 तक हमारे पास जितनी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन थी नियरली वो आ गई। तो ये मेरे पास ईयर ऑफ कंप्लीशन है। तो किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में टाइम कितना लगा। दूसरा हम कहते हैं बेटा कॉस्ट, पैसा भी तो बहुत लगा। कॉस्ट कितना लगा बेटा, हम लिखते हैं $3 पर बेस पेयर। ये बहुत महंगा है बेटा, कि एक बेस पेयर पता लगाने में $3 लग गए। अगर आप सिंपल कैलकुलेशन करो, इट इज 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर इंटू $3, है ना, $3। तो ये लगभग आ जाएगा बेटा $9 बिलियन। तो $9 बिलियन मेरे पास क्या था, कॉस्ट आ गई। आप समझ रहे हो, $9 बिलियन कॉस्ट आ गई, बड़ा प्रोजेक्ट है। थर्ड मैं कह रहा हूं बेटा कि इसका कितना, ये मतलब मेगा प्रोजेक्ट है, इसके बारे में अगर मैं इंफॉर्मेशन एक बताऊं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि अगर आप किसी बुक के पेज पर 1000 बेस पेयर लिखो, सुन लो ध्यान से बेटा, इसकी एक्सटेंट कितनी थी, कितना बड़ा था, एक्सटेंट क्या था, कि अगर 1000 बेस पेयर आप क्या करो, लिखो, राइट ऑन सिंगल पेज, किसी सिंगल पेज पर 1000 आप क्या लिखो, बेस पेयर लिखो, ठीक है। तो आपको क्या होगा, 1000 पेज की 3300 बुक्स लगेंगी। मतलब आपको क्या होंगी, 3300 बुक्स चाहिए पूरी इंफॉर्मेशन को लिखने के लिए, रिक्वायर कितनी, ऑफ 1000 पेज। तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि बुक में लिखा था, नहीं, इंफॉर्मेशन तो कंप्यूटर में गई थी, समझो इस बात को। तो ये देख रहे हैं एक्सटेंट, है ना, कितना बड़ा प्रोजेक्ट था कि एक एक्सटेंट इतनी ज्यादा थी कि आप एक पेज पर कितने वर्ड्स लिखो, 1000 बेस पेयर लिखो, कितने ज्यादा पेजेस लग जाएंगे। मैंने कहा यार 3300 बुक्स लग जाएंगी 1000 पेज की। फोर्थ मैंने कहा ठीक है, फर्स्ट हो गया हमारे पास ये, सेकंड हो गई कॉस्ट, थर्ड हो गई एक्सटेंट, थर्ड हो गई हमारे पास क्या चीज, एक्सटेंट। अब हम इसके बाद की बात कर रहे हैं। हमने क्या किया, हमने ईयर ऑफ कंप्लीशन लिखा, कॉस्ट लिखा, एक्सटेंट लिखी, और फोर्थ हमने क्या किया बेटा, ध्यान से सुनेंगे, फोर्थ हमने क्या किया, फोर्थ हम कहते हैं भाई एजेंसीज कौन इन्वॉल्व हुई। देख रहे हैं आप कितनी सारी कंट्रीज लगी,
तो एजेंसीज इन्वॉल्व, इससे पता चल रहा है बड़ा प्रोजेक्ट है। तो हमने कहा भाई देखो, एक लगा इसमें यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, है ना, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी। कई बार हमें लगता है एनर्जी का डिपार्टमेंट क्या कर रहा था, एक्चुअल में बेटा फंड किसी के नाम से रिलीज होता है, पर्सन को नहीं देते ना। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये भी यूएस से है। वेलकम ट्रस्ट यूके, आप देख रहे हैं वेलकम ट्रस्ट यूके, तो यूएस और यूके तो हैं, ठीक है। उसके अलावा फ्रांस, जर्मनी, जापान और चाइना, और उसके अलावा अदर्स लिखा है, तो मे बी शायद इंडिया ने कुछ किया हो, अदर्स में कुछ शायद हो सकता है, पर जो कंट्रीज लिखे हैं ये है। तो एक बड़ा प्रोजेक्ट है बेटा, वो पता चलता है कि कितना टाइम लग गया, कितनी पैसे लग गए, कितना बड़ा है वो प्रोजेक्ट और कौन लोग इन्वॉल्व हो गए, इतनी सारी कंट्रीज इन्वॉल्व हैं, तो वो बड़ा प्रोजेक्ट है। इसके अलावा हम एक चीज और समझ सकते हैं कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट था कि इतना डाटा जनरेट हुआ। अगर मैं बोलता हूं अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा, अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इज जनरेटेड, बहुत सारा डाटा जनरेट हुआ। तो अ लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा इज जनरेटेड, बहुत सारा हमारे पास क्या हुआ, डाटा जनरेट हुआ, ठीक है। बहुत सारा हमारे पास क्या हुआ, डाटा जनरेट हुआ। क्लियर रखें इस बात को बेटा, आप क्लियर रखें। तो बहुत सारा डाटा जनरेट हुआ। जब हमारे पास बेटा बायोलॉजिकल फील्ड में बहुत सारा डाटा जनरेट होता है, तो हम क्या करते हैं, उसको एक प्रॉपर ऑर्डर में कंप्यूटर में सेव करते हैं और फिर उस डाटा को रिट्रीव करना मतलब वापसी लाना। उसके लिए मुझे एक ब्रांच की जरूरत पड़ती है जिसका नाम बायो इन्फॉर्मेटिक्स है। तो यहां पर बेटा क्या हुआ, एक ब्रांच ऑफ बायोलॉजी के बारे में भी हमने जाना, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो डील करती है, विच डील्स विद देख रहे हैं इतना डाटा बना, बायोलॉजिकल डाटा स्टोरेज, बायोलॉजिकल डाटा स्टोरेज, रिट्रीवल क्या होता है, वापसी लाना, रिट्रीवल एंड, देख रहे हैं ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जो मेरे पास किससे डील कर रही है बेटा, कि बहुत सारा जो डाटा स्टोर किया, रिट्रीव किया, उसको यूज किया, उसे हम नाम देते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो एक ब्रांच का ही जन्म हो गया बेटा प्रॉपरली, बायो इन्फॉर्मेटिक्स एक ब्रांच आ गई जिसने उस डाटा को यूज करने में बहुत ज्यादा हेल्प करी, है ना, एक सीधे ब्रांच का बर्थ हो गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो हमने कहा ठीक है, एक बड़ा प्रोजेक्ट है। जब भी हम कोई बहुत बड़ा और बहुत लंबे समय के लिए कोई प्रोजेक्ट लेते हैं तो उसके साथ कुछ गोल्स जुड़ते हैं, क्योंकि हम क्या करते हैं, जब प्रोजेक्ट स्टार्ट करते हैं तो उस प्रोजेक्ट में कुछ गोल्स ले आते हैं कि यार कुछ ना कुछ ऐसे गोल्स होने चाहिए हमारे पास जिस पर बेस करके मैं प्रोजेक्ट को स्टार्ट करूंगा। तो क्या गोल्स रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना हमें। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्या गोल्स रहे, हम देख लेते हैं बेटा। गोल्स ऑफ एचजीपी के क्या गोल्स रहे, मतलब एचजीपी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के क्या हमारे पास गोल्स रहे, क्या हमने सोचा। तो हमने ये सोचा बेटा, समझना इसे, हमने ये सोचा कि सीक्वेंस करें, हम पता करें पूरी जितनी भी जीन्स है उनके बारे में पता लगाएं। तो हम क्या करें बेटा, फाइंड करें, है ना, जितनी भी जीन्स है उनके बारे में हम पता लगाएं, है ना, उनके बारे में हम पता लगाएं। फाइंड 20 to 25,000 जीन्स, ठीक है। हम 20,000 से 25,000 जीन्स के बारे में क्या करें, पता लगाएं, ठीक है। तो हम फाइंड करें 20 to 25,000 जीन्स जो प्रेजेंट है, जो मेरे पास क्या है, प्रेजेंट है, किसमें, प्रेजेंट इन, समझो ध्यान से, 20 to 25,000 जीन्स को हम पता लगाएं जो मेरे पास प्रेजेंट हो, जो मेरे पास क्या हो, प्रेजेंट हो, किसमें बेटा, प्रेजेंट इन ह्यूमन जीनोम, उसके बारे में पता लगाए। अच्छा, एनसीईआरटी ने बोला है कि क्यों ना हम, देखो बेटा, आप एक चीज समझो, अगर मैं 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर को मैं लिख सकता हूं 3 बिलियन बेस पेयर, तो मैं सीक्वेंस करूं पूरे के पूरे, मैं क्या करूं, सीक्वेंस करूं, देखो 3.3 इंटू 10⁹ बेस पेयर को आप 3000 मिलियन बेस पेयर भी लिख सकते हो और इसको आप लिख सकते हो 3 बिलियन बेस पेयर। तो आप पूरा का पूरा ये बेस पेयर सीक्वेंस करो, पूरा का पूरा बेस पेयर सीक्वेंस करो। तो सबसे पहले इतनी जीन्स का पता लगाओ,
पूरा का पूरा आप क्या करो, बेस पेयर सीक्वेंस करो, कितना 3.3 इंटू इतना सीक्वेंस करो। उस डाटा को देखो, गोल है ये। सबसे पहले आप क्या करो, जीन्स को पता लगाओ कौन सी हैं, उनको सीक्वेंस करो, उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करो। कहां स्टोर करोगे, कंप्यूटर पे। तो आप स्टोर इंफॉर्मेशन इन डाटाबेस, किसमें स्टोर करो, प्रॉपर डाटाबेस में। अब क्या करो बेटा, अब डाटा में आपने स्टोर कर लिया, तो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स बनाओ ताकि उस इंफॉर्मेशन को मतलब आप दोबारा से रिट्रीव कर सको। यहां बायो इन्फॉर्मेटिक्स चाहिए दोनों में, तो आप क्या करो, डेवलप करो, डेवलप प्रोग्राम फॉर डाटा रिट्रीवल, क्योंकि इतना सारा डाटा आएगा जिसको आप रिट्रीव नहीं कर पाए, है ना, जिसको आप वापसी नहीं ले पाए तो वेस्ट हो जाएगा। तो फॉर डाटा रिट्रीवल, तो आपके पास बहुत सारे समझो, डेवलप प्रोग्राम फॉर डाटा रिट्रीवल, तो बहुत सारे आपने क्या करने हैं, प्रोग्राम डेवलप करने हैं। क्लियर, डाटा को रिट्रीव करने के लिए, डाटा को रिट्रीव करने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम डेवलप किए कि भाई डाटा को कैसे यूज कर सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज सुनो ध्यान से बेटा, जब भी हम कोई रिसर्च करते हैं उसका मेन पर्पस होता है कि उस रिसर्च को ट्रांसफर करना इंडस्ट्री में, ताकि उससे आप कुछ प्रॉफिट अर्न कर सको। तो हम ये लिखेंगे, ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजी, जो आपने टेक्नोलॉजी इससे डेवलप करी, रिलेटेड टेक्नोलॉजी जो भी चीजें डेवलप करी, इनटू किसमें, इनटू इंडस्ट्रीज, है ना, उसको ट्रांसफर करो इंडस्ट्रीज में, प्रॉफिट लेना ही है आपने उससे, है ना, उसको आप ट्रांसफर करो इंडस्ट्री में। और जब भी कोई बड़ा प्रोजेक्ट, जैसे मान लो हम डैम बनाते हैं, जब भी डैम बनाएंगे या कोई बड़ा प्रोजेक्ट लेते हैं, तो उसमें ELSI होता है, इथिकल लीगल सोशल इश्यूज। तो लुक फॉर, हमेशा देखना बेटा, ये सिर्फ इसका नहीं है, लुक फॉर इथिकल सोशल एंड लीगल इशू, है ना, इसके लिए देखो। तो ये आपके सामने है, एग्जैक्टली समझना ध्यान से, ये आपके सामने है कि लुक फॉर इथिकल लीगल सोशल इशू। बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक बेस्ट स्टोरी है, क्लियर, जो मैं अक्सर मतलब पढ़ाता हूं, तो ये रियल में याद होना चाहिए कि ये गोल है। तो जब हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो हमने कहा क्यों कर रहे हैं सीक्वेंसिंग, क्योंकि हमने देखा यार दो ह्यूमन के जीनोम में कुछ ना कुछ डिफरेंस है, सिमिलरिटी भी है, चलो पता करते हैं। तब तक बायोटेक में रिसर्च हो चुकी थी, काफी कुछ पता चल चुका था। फिर हमने कहा कि यार ये बड़ा प्रोजेक्ट क्यों है, तो बड़ा प्रोजेक्ट कोई क्यों है, आप सोचो खुद से। एक बड़े प्रोजेक्ट का मतलब ये होता है कि उसमें कितने सारे लोग, पैसा, समय, आप समझ रहे हो, ये सब इन्वॉल्व हो। फिर हमने कहा कि यार ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ये जब स्टार्ट हुआ होगा, कुछ गोल असाइन हुए होंगे, वो गोल्स आपके सामने हैं, ये रे वो गोल्स। अच्छा, क्या हमने सिर्फ ह्यूमन का जीनोम सीक्वेंस किया, हमने कहा नहीं। हमने क्या किया बेटा, हमारा ये मतलब गोल था कि ह्यूमन के साथ साथ और भी जीनोम सीक्वेंस कर सको, ताकि एक बड़ी अप्रोच आपके दिमाग में आए कि यार हमें उन ऑर्गेनिजम्स के जीनोम को भी यूज करना है। अगर आपने कभी बायोडाइवर्सिटी पढ़ी हो, वहां एक वर्ड लिखा है बायोप्रोस्पेक्टिंग, सेकेंड लास्ट या थर्ड पेज पे मिल जाएगा, जहां पर नैरो यूटिलिटेरियन बेनिफिट लिखे हैं, बायोप्रोस्पेक्टिंग। बायोप्रोस्पेक्टिंग का मतलब होता है कि अगर आप ध्यान से सोचो कि ये जो हम एक तरीके से जीनोम सीक्वेंस कर रहे हैं, हम ह्यूमन के जीनोम में जो स्टोर हजारों लाखों राज उनको खोल रहे हैं, ऐसे ही बहुत कुछ मेरे पास किसी और ऑर्गेनिज्म के जीनोम में भी कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी है जो डिकोड करके शायद ह्यूमन के लिए और अच्छा कुछ हम कर सके। ऑल दो नेगेटिव यूज ज्यादा हो जाता है चीजों का, पर ठीक है स्टिल। तो हम यहां पर बात कर रहे हैं कि अदर ऑर्गेनिज्म कौन से सीक्वेंस हुए। तो अदर ऑर्गेनिजम्स, सोचो, अदर ऑर्गेनिज्म विच ऑल्सो सीक्वेंस्ड, और कौन से ऑर्गेनिजम्स थे जिनको सीक्वेंस किया गया, ऐसे और कौन से ऑर्गेनिजम्स थे जिन्हें प्रॉपरली सीक्वेंस किया गया, ये बहुत सोचने वाली बात है। तो जो अदर ऑर्गेनिज्म थे जिन्हें सीक्वेंस किया गया, उनमें कौन है, सोचते हैं बेटा इस बात को, उनमें कौन है हमारे पास जिनको भी सीक्वेंस किया गया। तो हमें ये पता चला वो अदर ऑर्गेनिज्म कौन से हैं। जैसे कि एक तो ईस्ट, बेटा देखो ईस्ट सबसे ज्यादा रिसर्च की गई है सैकेरोमाइसिस पे, इस पे बहुत रिसर्च की गई है। उसके अलावा बैक्टीरिया में ई कोलाई तो है ही, इसके जीनोम को सीक्वेंस किया गया होगा। एक सी एलिगेंस है, सी एलिगेंस क्या है, एक निमेटोड है, सेनोरेप्टाइटिस कहते हैं। सी एलिगेंस क्या है, एक निमेटोड है। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी कहती है ये नॉन पैथोजेनिक है, निमेटोड तो है, नॉन पैथोजेनिक है, क्योंकि आपने एक निमेटोड पढ़ना है मेलोइडी गाइन इनकॉग्निशिया,
जो पैथोजेनिक है, तो ये एक नॉन पैथोजेनिक निमेटोड है ना, एक वॉर्म है, उसको किया गया। फिर राइस को किया गया बेटा, राइस के अलावा ड्रोसोफिला, इनके जीनोम को भी सीक्वेंस किया गया, ठीक है। राइस के अलावा और एक प्लांट होता है अरेबिडोप्सिस, है ना, आपको फैमिली नहीं बताऊंगा मैं, याद कर लोगे नहीं तो। अरेबिडोप्सिस, ऑल्दो ये ब्रासिकेसी में है शायद। अरेबिडोप्सिस एक प्लांट था, डाइकॉट था, और राइस मोनोकोट है, उसको सीक्वेंस किया गया। ड्रोसोफिला, और उसके अलावा हमने ह्यूमन तो किया ही है, तो जो हमने ह्यूमन नहीं लिखते बेटा, लिख लिया हमने। तो ये कुछ और ऑर्गेनिजम्स हैं, और अभी और भी हो गए होंगे। तो हम बेटा हम चाह रहे हैं ना बायो प्रोस्पेक्टिंग। बायो प्रोस्पेक्टिंग मतलब उससे कहीं ना कहीं फ्यूचर में हम मॉलिक्यूलर लेवल पे बेनिफिट ले लेंगे। अब देखो, सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इसके बाद है कि ये सीक्वेंसिंग करी कैसे, ये मेथड क्या अपनाया हमने, जिसे हम कहते हैं मेथडोलॉजी, है ना। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की सीक्वेंसिंग की क्या मेथडोलॉजी रही, उस पर बात करेंगे। पर सबसे पहले जरा ये देखो एनसीईआरटी क्या कहती है। एनसीईआरटी कहती है कि भाई आप देखो जरा, आपने क्या पढ़ा था कि प्रीवियस सीक्वेंस ऑफ बेसिस इन डीएनए दैट डिटरमाइन द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, वो ऑर्गेनिज्म में है, ठीक है। क्लियर, जेनेटिक मेकअप ऑफ ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअल लाइज इन डीएनए, सब कुछ उसके डीएनए में है। तो हमने ये देखा बेटा, हमने ये देखा कि दीज असम्पशन लेड टू, हमने माना कि यार कुछ ना कुछ सिमिलरिटी और डिफरेंस है, उसकी वजह से हमने कहा चलो पूरा जीनोम क्वेस्ट है ना, ये क्वेस्ट हमने वहां भी पढ़ा था 1926 में, क्वेस्ट टू डिटरमाइन द जेनेटिक मटेरियल स्टार्ट हुआ था, ठीक है। फिर हमने कहा एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेनेटिक एनर्जी, देख रहे हैं ये विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग आ गई, टेक्निक ये सब आ गई, डीएनए को हम आइसोलेट कर पाए, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट फिर लॉन्च हो पाया। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट। व्हाई इट इज कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट? क्योंकि इसमें आप देखो सबसे पहले ये कॉस्ट है, ठीक है, इतना हमने देख रहे कितना 3 × 10⁹ हैप्लॉइड का है बेटा ये ना, ठीक है, क्लियर। और 9 बिलियन यूएसडी कॉस्ट आ गई इसकी, ठीक है। बुक्स की बात कर रहा है ना, इसमें लिखें तो ये चीज होगी। दूसरा आप देखो टाइम कितना लगा, और उसके बाद देखो बायोइन्फॉर्मेटिक्स, बहुत डाटा आपके पास बना, है ना, बहुत सारा डाटा बना जिसको हमें स्टोर करना था, तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स ब्रांच की भी बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कौन कौन लोग इन्वॉल्व हुए, तो मेरे पास कहा कि यार ये 13 ईयर लंबा प्रोजेक्ट था, बहुत लिखना है, 13 ईयर 1990 पे स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। और इसमें कौन कौन है, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ठीक है, क्लियर, और वेलकम ट्रस्ट यूके, ठीक है, क्लियर। एडिशनल कंट्रीब्यूशन देख रहे हैं, जापान, जर्मनी, फ्रांस, चाइना, ये लोग हैं। और ये कंप्लीट हुआ 2003 में, 1990 में स्टार्ट करें इसलिए 13 ईयर लिख रहे हैं, ठीक है। और इसमें मेरे पास देख लो डिजीज वगैरह को हम ये समझते हैं कि इन पे इतनी इंफॉर्मेशन आई है, अभी भी हम उस इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे हैं ताकि हम बहुत सारा कुछ कर सके। और ये कहाँ यूज हो रही है बेटा, आप देखो ये डिजीज वगैरह क्योर करने में, देख रहे हैं, उन डिजीज के बारे में पता कर सकते हैं जो ह्यूमन को कॉज करती है। उसके अलावा नॉन ह्यूमंस में कौन कौन है मेरे पास, आप देखें बैक्टीरिया, ईस्ट, ये सारा, ठीक है। जैसे इसमें बात कर रहा है एनवायरमेंटल रेमिडिएशन, आपको एक वर्ड पढ़ना है बायो रेमिडिएशन, वो आप पढ़ोगे बायोटेक सेकंड चैप्टर में। उसका मतलब होता है, मैं बताऊंगा आपको कि बायोलॉजिकली चीजों को ठीक करना, एग्रीकल्चर, हेल्थ केयर, एनर्जी प्रोडक्शन, मतलब कहीं ना कहीं हम इसको अपने लिए यूज करेंगे जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से डाटा आया है। फिर हमने कहा कि यार ठीक है, इसका कुछ ना कुछ गोल्स भी तो हैं, हमारे पास इतने बड़े प्रोजेक्ट के कुछ गोल्स हैं। तो सबसे पहला गोल है कि भाई चलो पता लगाओ कितनी 20 to 25,000 जीन्स कहाँ है। 3 बिलियन, देख रहे 3 बिलियन लिखा हुआ है, विच इज 3000 मिलियन, और 3 × 10⁹ बेस पेयर। स्टोर दिस इंफॉर्मेशन डाटाबेस में, टूल निकालो उस डाटा को एनालाइज करने के लिए, डाटा रिट्रीवल के लिए, फिर टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर कर दो अदर फैक्टर्स में, लीगल इथिकल इश्यूज के लिए देखें। अब हम क्या पढ़ेंगे बेटा, मेथड, कि किस तरीके से ये पूरा प्रोसेस किया गया, जिसे आप कहते हो मेथडोलॉजी। मेथडोलॉजी का मतलब होता है जो स्टेप्स, मतलब जो ह्यूमन जीनोम सीक्वेंसिंग में स्टेप्स क्या लिए गए, विच टाइप ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व, है ना, विच टाइप ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, किस तरह के स्टेप्स थे जो एचजीपी में इन्वॉल्व हुए, है ना, उसकी हम बात करते हैं। विच टाइप ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, क्लियर, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में किस तरह के हमारे पास स्टेप्स इन्वॉल्व हुए, क्लियर है, यहां तक समझ में आ रही है, किस तरह के स्टेप्स इन्वॉल्व हुए, ये चीज समझ आ रही है।
पहला स्टेप बेटा, फर्स्ट स्टेप जो था ध्यान से सुनेंगे, फर्स्ट स्टेप जो था आपके पास वो क्या रहा है, ध्यान से देखना इस बात को। पहला स्टेप क्या रहा, देखो हमने दो अप्रोच फॉलो करी है, मतलब जब आपने कहा कि ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करना है तो हमने दो अप्रोच फॉलो करी है। वी फॉलो टू अप्रोच, है ना, वी फॉलो टू अप्रोच, दो तरह की अप्रोच रही। पहली अप्रोच ये रही कि पूरे जीनोम को सीक्वेंस ना करके ओनली किसको सीक्वेंस करें हम लोग, उन रीजन्स को जो एक्सप्रेस है, उन्हें हम कहते हैं सीक्वेंसिंग ऑफ ओनली एक्सप्रेस्ड रीजन। ये कैसे कर सकते हो सोचो जरा, एक्सप्रेस रीजन को कैसे सीक्वेंस कर सकते हो, है ना, कैसे सीक्वेंस कर सकते हो ये मैं बताना चाह रहा हूं आपको। देखो कैसे, मान लो आपके पास कोई सेल है, उस सेल में ये डीएनए है, तो डीएनए से मेरे पास क्या बनता है, आरएनए बनते हैं। तो आप क्या करो, अलग अलग बॉडी के अलग अलग सेल्स में से अलग अलग टाइप के जितने भी आरएनए आप निकाल सकते हो निकाल लो। तो आप क्या करो, सबसे पहले आरएनए आप क्या करो, लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए आइसोलेट कर लो, अलग अलग टाइप के आरएनए आइसोलेट कर लो। अब उस आरएनए को आप क्या करो, उससे क्या करो, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाओ। आप उसकी क्या करो, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करो। तो जब आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करोगे तो सी डीएनए फॉर्म होगा। आप समझो, ध्यान से समझो। तो हमने क्या किया है, सीक्वेंसिंग करी है ओनली एक्सप्रेस रीजन की, समझना इस चीज को, सीक्वेंसिंग करी है ओनली एक्सप्रेस रीजन की हमने सीक्वेंसिंग करी है, जिसमें हमने डीएनए से आरएनए बनाया और लार्ज नंबर ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए को आइसोलेट किया। उसके बाद रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करी और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनाया। कॉम्प्लीमेंट्री क्या बनाया, डीएनए बनाया। ये मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री मैंने क्या बनाया बेटा, डीएनए बना दिया। अब मैं उस डीएनए को सीक्वेंस करूंगा जो आरएनए से बना है। अब आप खुद से सोचो, अगर मैं आरएनए से बने हुए डीएनए को सीक्वेंस कर रहा हूं तो मैं सिर्फ उस रीजन का सीक्वेंस पता लगा रहा हूं जो एक्सप्रेस हुआ था आरएनए की फॉर्म में। तो मैंने क्या किया बेटा, नाउ इट इज सीक्वेंस्ड। इसको सीक्वेंस करने के लिए एक मेथड है, आगे बताएंगे। नाउ इट इज सीक्वेंस। इस टेक्निक के लिए हम वर्ड यूज करते हैं ईएसटी, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग का मतलब होता है आप सिर्फ कौन से रीजन सीक्वेंस कर रहे हैं जो हमारे पास एक्सप्रेस होते हैं। मतलब मैंने कहा कि भाई देखो, वी फॉलो टू अप्रोच। पहली अप्रोच कह रही है कि आप सिर्फ वो डीएनए सीक्वेंस करो जिसका आरएनए बनता है। इसका मतलब यू आर सीक्वेंसिंग ओनली कोडिंग रीजन, नॉन कोडिंग रीजन की सीक्वेंसिंग आप नहीं कर रहे हो। ये बात क्लियर हो गई पहले मेथड में। दूसरा मेथड जो कि एक कंप्लीट मेथड है, जिसे हम कहते हैं होल जीनोम सीक्वेंसिंग। होल जीनोम का मतलब है कि आप इसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन दोनों सीक्वेंस करोगे। तो आप क्या कर रहे हो, बोथ कोडिंग एंड नॉन कोडिंग रीजन, कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन दोनों को सीक्वेंस कर रहे हो। कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन बोथ इज सीक्वेंस्ड, दोनों को आप क्या कर रहे हो, सीक्वेंस्ड कर रहे हो। कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन दोनों को आप सीक्वेंस्ड कर रहे हो। इसे हम कह रहे हैं होल जीनोम सीक्वेंसिंग। होल जीनोम सीक्वेंसिंग का मतलब हुआ आप कोडिंग और नॉन कोडिंग रीजन दोनों को आप क्या कर रहे हो, सीक्वेंस कर रहे हो। समझो इस बात को। तो इसे हमने नाम दिया होल जीनोम सीक्वेंसिंग। क्लियर हो गई? ठीक है, कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों को आप सीक्वेंस कर रहे हो, बिल्कुल दिमाग में बैठा लिए बात आपने। ठीक है, कोडिंग नॉन कोडिंग दोनों को हम सीक्वेंस कर रहे हैं। ठीक हो गई बात? अब देखो ये करते कैसे हैं। सबसे पहले आपके पास मान लो कोई सेल है, तो आपने वो सारे मेथड यूज करो। चलो देखते हैं प्रॉपरली, सारे मेथड यूज करते हैं कि सेल है आपके पास, कैसे कैसे आप मूव करोगे। तो आपके पास एक सेल है, ठीक है, क्लियर। हाँ, तो आपने क्या किया, डीएनए आइसोलेट किया। एक एक मेथड देखो, आपने सेल में से क्या कर लिया बेटा, डीएनए आइसोलेट कर लिया। सबसे पहले आपने डीएनए आइसोलेट कर लिया, मतलब एक तरीके से जीनोम आइसोलेट कर लिया।
अब क्या करोगे, आगे देखो, अब करो डीएनए आइसोलेट करने के बाद आइसोलेटेड डीएनए में आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपके पास सेल है, आपने सेल में से डीएनए आइसोलेट कर लिया, ठीक है, डीएनए क्या कर लिया, आइसोलेट कर लिया। अब फ्रॉम आइसोलेटेड डीएनए, फ्रॉम आइसोलेटेड डीएनए, ठीक है, ध्यान से देखेंगे, ऑन आइसोलेटेड डीएनए डीएनए हमारे पास क्या होगा, आरई काम करेगा, आरई एक्ट करेगा। तो हम क्लियर है इस बात को, ये सेल है आपके पास, आपने डीएनए आइसोलेट किया है, ऑन आइसोलेटेड डीएनए मेरे पास कौन काम करता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करता है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करता है। ये चीज समझ में आ रही है, ये क्लियर है बेटा, ठीक है। तो हमारे पास क्या हुआ, ये सेल है, सेल डीएनए आइसोलेट किया, जिसे आपने कहा जीनोम आइसोलेट किया। उसके बाद हमने क्या किया, ऑन आइसोलेटेड डीएनए मेरे पास कौन एक्ट किया है, आरई एक्ट किया है। कौन एक्ट किया है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक्ट किया है। चलिए, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जब उस पर काम कर लिया, ध्यान से देखेंगे, मेरे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम किया है, तो सबसे पहले आपके पास सेल, ठीक है, सेल के बाद डीएनए आइसोलेट हुआ, ठीक हो गई बात, डीएनए आइसोलेट हुआ, फिर हम क्या कर सकते हैं, ऑन आइसोलेटेड डीएनए मेरे पास रिस्ट्रिक्शन एंजाइम काम करेगा। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या बना देगा बेटा, डीएनए फ्रेगमेंट्स, बिल्कुल बायोटेक वाली बात कर रहे हैं, डीएनए के क्या बन जाएंगे, फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, है ना, ठीक है, डीएनए के फ्रेगमेंट्स बन गए। अब हम क्या करना चाहते हैं, देखो मेरे को एक चीज आपको क्लियर बतानी है, मुझे, मेरे पास इतना बड़ा डीएनए है, मैं चाह रहा हूं कि इतने बड़े डीएनए को सीक्वेंस करना बहुत मुश्किल काम है। लेट देम ब्रेक, लेट ऑल द डीएनए को ब्रेक करो, किसमें, पीसीज में, है ना, उनको तोड़ दो, लेट द डीएनए ब्रेक इनटू पीसीज, उसको पीसीज में तोड़ दो, है ना। अब उन छोटे छोटे पीसीज को सीक्वेंस करो, बस एक परेशानी रह जाएगी, ये नहीं पता चलेगा कि किसके बाद कौन सा पीस है, पर उस इंडिविजुअल पीस को तो सीक्वेंस करो। तो आपने क्या किया, डीएनए फ्रेगमेंट्स ऑब्टेन हो गए। अब इन डीएनए फ्रेगमेंट्स को क्या करो, देखो मैं एक चीज क्लियर हूं बिल्कुल, आपके पास एक बहुत बड़ा डीएनए है, अब चीज देखो हम ये करने वाले हैं बेटा, ये करने वाले हैं, आपके पास बहुत बड़ा डीएनए है, मैं एग्जैक्टली बता दूं आपको हो क्या रहा है, आपके पास ये बहुत बड़ा डीएनए आइसोलेट हुआ है, ये इस तरीके से बहुत बड़ा डीएनए आइसोलेट हुआ। आप इतने बड़े डीएनए को रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से, क्योंकि पैलिंड्रोम है ना, पैलिंड्रोम से आप उसको अलग अलग सेगमेंट्स में काट देंगे, अलग अलग सेगमेंट्स में काट देंगे, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पहले उसको अलग अलग साइज के फ्रेगमेंट्स में काट देंगे, ऐसे अलग अलग साइज के फ्रेगमेंट्स में काटेंगे, इंडिविजुअल फ्रेगमेंट्स की सीक्वेंसिंग करेंगे। मतलब जैसे अब क्या करोगे आप, अब क्या करने वाले हो, इंडिविजुअल फ्रेगमेंट्स की आप सीक्वेंसिंग करोगे, तो पहले आपने उसको कट कर दिया, अब क्या करोगे आप, इंडिविजुअल फ्रेगमेंट्स की सीक्वेंसिंग करोगे। मैं लिख देता हूं, तो आरई ने उसको क्या किया, आरई ने कट कर दिया, कट ऑन पैलिंड्रोम, उसको पैलिंड्रोम पे काट दिया, चलो ठीक है, ये कट गया पैलिंड्रोम पे। नाउ इंडिविजुअल पीस जो है, इंडिविजुअल पीस की मेरे पास क्या होगी, सीक्वेंसिंग होगी, सीक्वेंसिंग अकर, ठीक है, सीक्वेंसिंग अकर, क्लियर, सही है। तो ये चीज आपके सामने है, ये चीज आपके सामने है कि मेरे पास फर्स्ट चीज ये समझे, आरई कट ऑन पैलिंड्रोम, इन पीसीस पे मैंने कट कर दिया, ठीक है, क्लियर। उसके बाद इंडिविजुअल पीस की हमने क्या करी है, सीक्वेंसिंग करी है, ठीक है, इंडिविजुअल पीस की मैंने क्या करी है, सीक्वेंसिंग करी है, समझो इस चीज को, क्लियर, इंडिविजुअल पीस की मैंने क्या कर दी, सीक्वेंसिंग, तो मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास क्या आ गया, ये पीसीज आ गए ऐसे। अब आपने क्या कर दी, इनकी सीक्वेंसिंग कर दी ऐसे। अब देखो, मान लो ये ए टी जी जी सी टी ए है, टी ए सी सी जी सी, ए टी टी जी जी सी, ऐसे सीक्वेंस कर पता लगाया आपने। पर उससे पहले क्या करो, मेरी बात समझो ध्यान से, अगर गलती से कोई पीस खो गया फिर क्या करोगे यार, पूरा सीक्वेंस खराब हो जाएगा, क्यों ना इनकी कॉपीज बना ले। तो यहां मुझे क्या करना पड़ेगा, हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, इंडिविजुअल पीस की सीक्वेंसिंग होती है, पहले आप क्या करो, जीन क्लोनिंग करो, आप क्या करो, डीएनए की क्लोनिंग करो। तो आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आप क्लोनिंग कर रहे हो, तो क्लोनिंग करो।
तो मैं ये चीज क्लोनिंग करो आप इसकी, किसकी? क्लोनिंग ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स। तो डीएनए फ्रेगमेंट्स की कॉपी बनाओ, अब जाकर आप क्या कर सकते हो? उसकी सीक्वेंसिंग कर सकते हो। तो यहां क्लियर है वो आप कि बहुत बड़े डीएनए की सीक्वेंसिंग पॉसिबल नहीं है, उसको छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में काटो, हर एक फ्रेगमेंट की अलग सीक्वेंसिंग करो, पर ड्यूरिंग सीक्वेंसिंग अगर कोई फ्रेगमेंट खो गया तो पूरा प्रोसेस बेकार हो गया। आप क्या करो, हर एक फ्रेगमेंट की कुछ कॉपीज बना लो, जिसे हम जीन क्लोनिंग कहते हैं। वो क्लोनिंग करने के लिए मैं यही लिख रहा हूं यहां पर, डीएनए फ्रेगमेंट ऑब्टेन हो गए, अब क्या करना है आपने बेटा? जीन क्लोनिंग करनी है। अब आपने क्या करना है? जीन क्लोन, मतलब जीन क्लोनिंग ना लिख के मैं लिख रहा हूं डीएनए की कॉपी बनाओ, क्योंकि आप कोडिंग नॉन कोडिंग दोनों की बात कर रहे हो ना। मैं जीन वर्ड इसलिए नहीं यूज कर रहा क्योंकि मेरे पास कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों है। तो डीएनए की कॉपी बनाई, डीएनए की जो कॉपी बनाई बाई क्लोनिंग वेक्टर। आप पीसीआर यूज नहीं कर सकते क्योंकि सीक्वेंस नहीं पता आपको, प्राइमर नहीं बना पाओगे। तो क्लोनिंग वेक्टर यूज करो, और एनसीईआरटी कहती है भाई बैक और यैक यूज कर लो। बैक और यैक हम यहां क्यों ले रहे हैं, मैं रीजन बताता हूं आपको। क्योंकि डीएनए जो है बेटा, अगर आप देखो ह्यूमन जीनोम का जो डीएनए है मेरे पास, वो 10 की पावर 9 बेस पेयर है। सोच लो ध्यान से, अगर मैं 1000 बेस पेयर का भी एक लूंगा तब भी जाकर 10 की पावर 6 पीस आएंगे। अगर एक पीस 1000 बेस पेयर का हुआ, 10,000 का हुआ तब भी 10 की पावर 5 पीस आएंगे। तो बड़ी पीस की कॉपी बनाने के लिए आप क्या करो? बैक और यैक लो, क्योंकि अगर छोटा पीस होगा तो उतने ज्यादा फ्रेगमेंट्स हो जाएंगे। समझ आ रहा है बैक और यैक क्यों लिया होगा? अरे कुछ समझ आ रहा है? बैक और यैक क्या है? ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम और बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। रीजन ये है कि दे कैन कॉपी, दे कैन क्लोन लार्ज साइज ऑफ डीएनए। लार्ज साइज ऑफ डीएनए को ये क्या कर सकते हैं? क्लोन बना सकते हैं। लार्ज साइज ऑफ डीएनए का ये क्लोन बना सकते हैं। बैक और यैक ले लिया। अब क्या करो भाई? अब आपने क्या करो? इसकी कॉपी बना ली, अब उसको क्या करो? एक सीक्वेंस करो। तो ईच फ्रेगमेंट इज सीक्वेंस, ईच फ्रेगमेंट इज sequenced with the help of मेरे पास क्या है? एक मेथड है सेंगर मेथड। सेंगर मेथड क्या था? एक साइंटिस्ट थे सेंगर, इन्होंने क्या किया था बेटा? एक टेक्निक डेवलप करी थी डीएनए सीक्वेंसिंग की। इनकी एक मशीन होती है, उसमें वो फ्रेगमेंट डालो, ये सीक्वेंस बता देगी। तो उस मशीन का नाम है ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसेस। ऑटोमेटेड मतलब वो अपने आप आपको डीएनए सीक्वेंस बता देगी। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम रह गई है। प्रॉब्लम ये है कि आपके पास डीएनए तो पूरा सीक्वेंस हो गया, लेकिन छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में सीक्वेंस हुआ है। ये नहीं पता चलेगा कि किसके बाद कौन सा फ्रेगमेंट है, कौन सा वाला पीस किसके बाद आया, ये नहीं पता चलेगा। उसके लिए फाइनली क्या करना है? आपको डीएनए पीस को अलाइन करना है। जो सीक्वेंस डीएनए है उसको अलाइन करेंगे। अलाइन का क्या मतलब है? टू फाइंड सीक्वेंस, एग्जैक्ट सीक्वेंस, ये पता करने के लिए। तो ये इसका अलाइंड का क्या मतलब है वो मैं आपको बता रहा हूं। ये क्लियर रखो अपने दिमाग में। ये पूरा बेटा एक चार्ट बना आपका कि किस तरीके से आपने किया। ये अलाइन वाली बात मैं बता रहा हूं। आपने एग्जैक्टली क्या किया? डीएनए को पैलिंड्रोम पे काटा है, उसके बाद उसकी कॉपी बनाई और इंडिविजुअल डीएनए ये सीक्वेंस करें बाई सेंगर मेथड। कैसे करें हैं? सेंगर मेथड। अब मैं आपको बताता हूं क्यों टाइम और इतना पैसा लगा। ये देखो, आपके पास ये डीएनए है, ऐसे मान लो ये डीएनए है, ठीक है। मैं क्या करता हूं? डीएनए को ABCD से लिखता हूं, ABCDEF, ऐसे कर लो। मान लो ये आपके पास डीएनए है। मैं ये कह रहा हूं कि सेम टाइप के डीएनए को दो अलग अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटो। मान लो एक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम आपने ये ले लिया, जिसने फ्रेगमेंट्स बनाए वो ऐसे थे, ABCD, ऐसे वाले फ्रेगमेंट। देखो बेटा मैं आपको समझाने के लिए ABCD लिख रहा हूं इसमें, EFG, ठीक है। फिर ऐसे HIJK। सोचो जरा, मैंने क्या किया है बेटा? मैंने क्या किया है? ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है। इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ध्यान से सुनेंगे, ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है, ठीक है। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम एक टाइप लिया जिसने ये फ्रेगमेंट बनाए, मतलब उसने डी के बाद काटा, पैलिंड्रोम पे ही काटा, उसका पैलिंड्रोम यहां था और कहां था बेटा? जी के बाद था, ऐसे काटा। लेकिन अनदर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम कोई दूसरा ले लूं तो वो कहीं और काट देगा। अनदर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम लूं
वो कहीं और काटेगा। गिव डिफरेंट फ्रैगमेंट, गिव डिफरेंट फ्रैगमेंट्स, वो अलग फ्रैगमेंट्स देगा बेटा। वो क्या देगा? अलग फ्रैगमेंट्स देगा। समझो इस बात को। तो जब मैं अलग काटूंगा, उसको डिफरेंट से काटूंगा तो अलग फ्रैगमेंट्स देगा। वो अलग फ्रैगमेंट्स का मतलब ये हुआ, वो ये वाले फ्रैगमेंट बना दे आपके लिए, मान लो वो सी के बाद काट दे, फिर मेरे पास एफ के बाद काट दे, फिर जी एच आई के बाद काट दे, ठीक है, और जे के को अलग फ्रैगमेंट बना दे। अब मेरे को एक चीज सोचो जरा, जब मैं इस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा तो ये फ्रैगमेंट्स आए, दूसरे से काट रहा हूं तो ये आ रहे हैं, पर मुझे एक चीज बताओ जरा, इस वाले फ्रैगमेंट से को देखकर मैं ये बता सकता हूं कि इसके बाद ये वाला फ्रैगमेंट आएगा। इसे ही कह रहे हैं कि हमने क्या किया है, फ्रैगमेंट्स को अलाइन किया है कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम में। बहुत टाइम लगा होगा बेटा। आप समझो कि डीएनए को पहले एक तरह के रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से काट के सीक्वेंस किया, फिर उसका डाटा स्टोर कर दिया, मतलब 10⁵ डीएनए के पीस हैं, उनका डाटा स्टोर किया है, फिर दूसरे से काट के फिर डाटा स्टोर किया, फिर उनको कई से काटा, 2 से नहीं और ज्यादा से काटा, फिर उनको अलाइन किया। अलाइन मतलब किसके बाद कौन सा आएगा। नाउ फिर बोथ टाइप ऑफ फ्रैगमेंट्स आर अलाइंड, टाइप ऑफ फ्रैगमेंट्स आर अलाइंड, ये एनसीईआरटी में लिखा है, आर अलाइंड टू फाइंड सीक्वेंस। सीक्वेंस पता करने के लिए उन्हें क्या किया गया है, अलाइन किया गया है। ये आपके सामने है, क्लियर, ये आपके सामने है कि सीक्वेंस पता करने के लिए उन्हें क्या किया गया है, अलाइन किया गया है, ठीक है, अलाइन किया। ये आपके सामने एग्जैक्ट चीजें आपको बता दी बेटा। अब जो आएगा, ये हमने मेथोडोलॉजी पढ़ी है, आपके सामने है। हम 2 तरह के सीक्वेंस यूज कर रहे हैं। एक हम यूज कर रहे हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, ओनली एक्सप्रेस रीजन। दूसरा कह रहा है ब्लाइंड अप्रोच है, ठीक है, जिसमें हम टोटल, है ना। देखो इसमें एक चीज समझो ध्यान से, जब मैं होल जीनोम सीक्वेंसिंग करूंगा, पूरा जीनोम सीक्वेंस कर लूं जिसमें कोडिंग नॉन कोडिंग, और फिर मैं ये पता लगाऊं कोडिंग कहां पर है, मतलब हर एक सेगमेंट को क्या फंक्शन है, उसको हम कहते हैं सीक्वेंस एनोटेशन। मतलब डिफरेंट रीजन को उनके फंक्शन असाइन करना, इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस एनोटेशन कहते हैं। इस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, सीक्वेंस एनोटेशन। तो ये आपके सामने है, ये पूरा बेटा मेथड आप प्रॉपरली पढ़ोगे एनसीईआरटी से, आपको एक एक चीज समझ में आएगी कि डीएनए बहुत बड़ा पॉलीमर है, पूरे को हम एक साथ सीक्वेंस नहीं कर सकते, तो उसे हमने छोटे छोटे पीस में काटा। फिर मैंने क्या किया, बैक और यैक में कॉपी बनाई। सेंगर ने एक मेथड डेवलप किया था, लिख रहा है सेंगर डेवलप मेथड, जिसे हम कहते हैं ऑटोमेटेड डीएनए सीक्वेंसिंग। तो ये सारी चीजें प्रॉपरली एनसीईआरटी में है, ठीक है। उन्होंने अमीनो एसिड सीक्वेंसिंग का भी मेथड डिस्कवर्ड किया था। दी सीक्वेंस वर देन अरेंज बेस्ड ऑन ओवरलैपिंग। देख रहे हो, उनको किसके बाद कौन आएगा, ओवरलैप करके अलाइन किया, ठीक है। उससे मुझे अलाइनमेंट की वजह से मुझे पूरा सीक्वेंस पता चल गया। तो हमने क्या किया बेटा, यहां पर हमने हमने क्या लिखा, देखो हमने लिखा है कि मई 2006 में हमने क्रोमोसोम 1 को सीक्वेंस किया है, कंप्लीट किया। लेकिन वैसे पूरा जो प्रोजेक्ट था वो हम लिख रहे हैं 2003 में कंप्लीट हो गया था। तो थोड़ा बहुत जो सीक्वेंसिंग बची थी वो किसकी बची थी, क्रोमोसोम 1 की, जो सबसे बड़ा क्रोमोसोम होता है, ठीक है। तो ह्यूमन में मेरे पास डेफिनेटली मेल का लिया था इन्होंने जीनोम भी, क्योंकि इन्होंने एक्स और वाई को सीक्वेंस किया है। उसके अलावा 22 क्रोमोसोम और थे, क्योंकि हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम लिए होंगे, तो टोटल 24 क्रोमोसोम को सीक्वेंस किया गया। ये समझो आप। अब इंपॉर्टेंट ये है कि उससे मेरे पास क्या रिजल्ट्स आए, जिसे हम फाइंडिंग्स कहते हैं, है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, फाइंडिंग्स। ये डायग्राम बता रहा है कि डीएनए देख रहे हो, ये इसमें इंफॉर्मेशन यहां ली गई है। हमें क्या है बेटा, हमें सेलिएंट फीचर समझने हैं। अब सेलिएंट फीचर आपको समझ आने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स लिखे हैं स्निप्स के बारे में जिसमें बच्चों को प्रॉब्लम होती है। देखो हम क्या कह रहे हैं बेटा, सबसे पहले समझो, सबसे पहला पॉइंट ये है कि इन्होंने क्या लिखा, ये देख रहे हो इतने, अब ये मिलियन में आ गए, है ना, यहां आके ये अब मिलियन में आ गए। ये मिलियन का मतलब 3.16 बिलियन भी तो है। हम तो 3.3 इंटू 10⁹ लिख रहे थे ना, तो मिलियन मतलब इतना 6 बिलियन भी हो गया ये, या ये एक्चुअल में 3 इंटू 10⁶ बेस पेयर के, सॉरी 9 बेस पेयर के राउंड बात हो गई। अच्छा, इन्होंने एक चीज बोली कि जो एवरेज साइज है जीन का 3000 बेस पेयर है। 3000 बेस पेयर मेरे पास एवरेज साइज है जीन का, ये फाइंडिंग्स है बेटा, एवरेज साइज ऑफ जीन है। अगर मैं आपसे पूछूं एवरेज साइज ऑफ प्रोटीन क्या होगा, अप्रॉक्स 1000 अमीनो एसिड, क्योंकि 3000 को 3 से डिवाइड करोगे। अब उसमें इंट्रॉन्स हैं नहीं है, उस चीज में हम नहीं जा रहे हैं फिलहाल।
तो ये एक सिंपल बात कर रहे हैं। और जो सबसे बड़ी जीन है वो डिस्ट्रोफिन की है, जिसमें 2.4 मिलियन बेस पेयर है। ये हमारे पास बेटा लार्जेस्ट जीन है। ये हमारे पास क्या है? लार्जेस्ट जीन है। ये मेरे पास क्या बेटा? लार्जेस्ट। ये लार्जेस्ट जीन है। अगर मैं आपसे पूछूं स्मॉलेस्ट कौन सी होती है? स्मॉलेस्ट आप याद करना, ये इसमें नहीं लिखा, टीडीएफ, टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर, जो वाई क्रोमोसोम पे होती है, वो जीन सबसे छोटी जीन होती है। क्लियर? नेक्स्ट देखो बेटा, अब कह रहे हैं टोटल कितनी जीन आ गई मेरे पास? 30,000 आ गई। हमने सोचा था कितनी आएंगी? 80,000 से 1 लाख आएंगी, बट इट इज अराउंड 30,000। दूसरा, मैक्सिमम लोगों में जीन्स कॉमन है। देखो लिख रहा है 99.9% डीएनए एग्जैक्टली सेम है, सिर्फ 0.1 का डिफरेंस होता है जो दो ह्यूमन को आपस में अलग कर देता है। ये चीज देख रहे हैं। और हमें 50% जीन का फंक्शन नहीं पता। तो देखो डाटा क्या आ रहा है? डाटा कह रहा है कि भाई देखो जीन आ रही है कितनी, लगभग हमारे पास जीन्स जो आ रही हैं वो लगभग 30,000 आ रही है, 30,000 जीन्स आ रही हैं। उनमें एवरेज जीन का साइज 3,000 बेस पेयर है। ठीक है, आप देख भी सकते हो 30,000 इंटू 3,000 करोगे तो कुछ 9 के आसपास आ रहा है ना, कुछ मतलब वो जो डाटा आएगा आपका। दूसरा, हमारे पास बहुत सारा नॉन कोडिंग रीजन भी है, सिर्फ जीन नहीं है, नॉन कोडिंग भी है। 99.9% सीक्वेंस सेम है। हमें 50% जीन का तो फंक्शन ही नहीं पता। ठीक है, और हमारे पास सिर्फ 2% जीनोम जो है प्रोटीन के लिए कोड करा है। देखो एक चीज समझो, यहाँ पे प्रोटीन अलग चीज है, मतलब आरएनए बन रहा होगा ना, तो हमें 50% जीन जो काम कर रही है पर हम उनका काम नहीं पता है ना। और हमें ये पता है कि सिर्फ 2% जीनोम जो है वो प्रोटीन के लिए कोड कर रहा है। अब देखो मेरे पास क्या है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोली है। मान लो आपके पास ये डीएनए है, मैं एक सीक्वेंस लिख रहा हूं ATGC, सॉरी AATT, TG लिख देते हैं, चलो ऐसे एक और सीक्वेंस लिख दिया मैंने AATG। जो ये बार बार लिख रहा हूं इसे कह रहे हैं रिपीट। इसे क्या कह रहा हूं मैं? इतने पार्ट को कह रहा हूं रिपीट। तो जब रिपीट बार बार आता है तो पूरे डीएनए को मैं क्या नाम लेता हूं? रेपिटेटिव डीएनए। और रेपिटेटिव डीएनए मेरे पास नॉन कोडिंग जगह होता है। तो बहुत सारा डीएनए ऐसा मिला जिसे हमने क्या माना? जिसे हमने रेपिटेटिव डीएनए माना। तो बहुत सारा डीएनए ऐसा मिला जिसको मैंने रेपिटेटिव डीएनए माना। जिसको मैंने क्या माना? रेपिटेटिव डीएनए माना। तो रेपिटेटिव सीक्वेंस आर स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए सीक्वेंस दैट आर रिपीटेड मैनी टाइम, समटाइम 100। देख लो, समझो, इसे मैं रिपीट कह रहा हूं। जब ये बार बार आ रहा है तो इसे मैं रेपिटेटिव डीएनए कह रहा हूं। तो हमारे जीनोम में बहुत सारा रेपिटेटिव डीएनए मिला, जो किसमें होगा? नॉन कोडिंग रीजन का पार्ट होता है बेटा। देख लो लार्ज पोर्शन ये मिला। ठीक है, और ये कितनी बार? 100। देख लो ये रिपीट बार बार आ रहा है, कितनी बार भी आ सकता है। ठीक है, क्लियर? और ये नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन, देख लो इसमें कोड नहीं है, लेकिन फ्यूचर में हो सकता है कोडिंग हो जाए, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि ई कोलाई और हमारे में डिफरेंस क्या है? एक तो साइज ऑफ जीनोम का है, मतलब हमारे में जीन भी तो ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं जीन कभी ना कभी इवॉल्व तो होंगी। सबसे ज्यादा जीन क्रोमोसोम नंबर 1 पे है, 2968। सबसे कम जीन ये है, इसलिए हम कहते हैं सबसे छोटा लिंकेज ग्रुप ये होता है वाई क्रोमोसोम, क्योंकि सबसे कम जीन है इस पे। साइंटिस्ट ने बेटा एसएनपीज आइडेंटिफाई किया ना। व्हाट इज एसएनपीज? ये देखो, ये एक सीक्वेंस देखना, ATGCTA, ये सीक्वेंस देखो, ATGT TA। तो हम ये कह रहे हैं बेटा, हम ये कह रहे हैं, अगर आप ध्यान से देखोगे, अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, तो आपको एक चीज दिखेगी यहां पर कि ये जो सीक्वेंस है, ध्यान से देखो बेटा, ये दोनों, इन दोनों को देखो, इन दोनों में सिंगल न्यूक्लियोटाइड का फर्क है, बाकी सेम है। ये देख रहे हो, ओनली सिंगल न्यूक्लियोटाइड का फर्क है। अगर किसी डीएनए सीक्वेंस में एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड का डिफरेंस हो, उस डीएनए सीक्वेंस को हम कहते हैं एसएनपीज, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। तो एनसीईआरटी ने क्लियर बोला है कि ऐसे बहुत सारी जगह मिली जहां पर एसएनपीज थे। एसएनपीज का मतलब सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब होता है बदलाव। पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ेंगे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। पॉलीमॉर्फिज्म इज अ टाइप ऑफ म्यूटेशन। तो अगर सिंगल न्यूक्लियोटाइड पे बदलाव, देखो ये और ये एग्जैक्टली सेम है, बस फर्क एक सिंगल पोजीशन पर है, इसे कहते हैं एसएनपी, सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म। ऐसी बहुत सारी लोकेशंस मिली जो इस बात का प्रूफ है कि म्यूटेशन हो रही है, एवोल्यूशन की तरफ हम जा रहे हैं, ये बता रहा है। ठीक है, क्लियर?
तो ये है बेटा। और हम अगर आपसे कहें फ्यूचर क्या एस्पेक्ट्स हैं इसकी, एप्लीकेशन है, तो मैं अगर आपको ये पैराग्राफ पढ़ोगे ये एप्लीकेशन वाला, तो एप्लीकेशन वाला पैराग्राफ ये कह रहा है कि हमने एग्जैक्टली ये पता कर लिया है कि एग्जैक्ट सीक्वेंस क्या है। पहले मैं जीन्स को छोटे छोटे पीसीज में देखता था, अभी एक कंप्लीट पिक्चर देखूंगा कि क्या हो रहा है, उससे मैं बहुत सारी फील्ड्स में इसे यूज कर सकता हूं। आने वाले टाइम में हम बहुत सारे डिसऑर्डर क्योर कर पाएंगे क्योंकि मैं एक बड़ी पिक्चर देख पा रहा हूं। यहां तक समझ में आ रही है बेटा? क्लियर हो गए? ठीक है, चलिए अब इसको यहीं तक पढ़ो, ये पैराग्राफ खुद रीड करो, आपको एक एक लाइन समझ में आएगी, ये मैं जानता हूं इस बात को, क्योंकि आपने ये सोचना है डायनेमिक्स पता, मतलब मैं अब एक बड़ी पिक्चर देख रहा हूं कि जीन्स अब साथ में मिलके कैसे काम कर रही है। वो पिक्चर देखकर अब मैं ज्यादा अच्छे से डिजीज को प्रिडिक्ट कर पाऊंगा, बहुत सारा क्योर, इवन कैंसर की रिसर्च में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बहुत ज्यादा आगे को ले जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम मिलेंगे हम डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में। थैंक यू बेटा।